ये विधि है। क्या कार्यक्रम निकलता है जीने का? इधर जीने का कार्यक्रम सुविधा संग्रह, इधर भक्ति वृत्ति। इसके अनुसार क्या कार्यक्रम निकलता है? हाँ जी, आवाज। हाँ, न्यायपूर्वक व्यवहार एक बात है। अगर एक दो शब्दों में कहेंगे तो समाधान समृद्धि। जो परिचय शिविर में मानव लक्ष्य के रूप में समाधान समृद्धि अभय से अस्तित्व बताया होगा, तो मानव के जीने का कार्यक्रम समाधान पीछे से नहीं दिखेगा पीछे वालों को, लेकिन अगर मैं लिखूंगा और बोलूंगा तो आपको ठीक अनुमान लग जाएगा कि क्या लिखा हुआ है ना? अच्छा, फोटो भी डाल देंगे अगर लिखे हुए का ही है तो थोड़ा स्ट्रेस नहीं लें, सुनने पे ज्यादा ध्यान है ना? दिख रहा है? बढ़िया। अब इसके अनुसार सब जीते हैं तो क्या फल परिणाम होगा? निरंतर सुख शांति संतोष। ओके, तो अगर सब ऐसे जिए, इसको अपनाएं, तो क्या परिणाम निकलेगा? तो एक तो सभी सुखी हो जाएंगे, तो हो गए। तो स्वयं में जो आपने बोला है ना, सुख शांति संतोष आनंद और धरती अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। अब शालिनी दीदी कह रही हैं जो स्वर्ग की जो अवधारणा है, स्वर्ग जन्नत हेवन, वो यही होगा। तो वो कोई, तो ये मोक्ष जीते जी पाने का कार्यक्रम है। क्या? मरने के बाद नहीं। मोक्ष का क्या कार्यक्रम है कि हम जीते हुए, जिंदा रहते हुए मोक्ष को प्राप्त हो, है ना? और हमारे जीते जी, हम जीते जी क्या हो जाए? स्वर्गवासी हो जाए। जीते जी क्या हो जाए? भाई धरती स्वर्ग होगी तो आप स्वर्गवासी हो गए ना, कहीं और है भी नहीं। अभी तो वैज्ञानिकों ने पूरे, है ना, ब्रह्मांड को देख डाला है नए नए इंस्ट्रूमेंट से। कहीं को और दिखता नहीं कि स्वर्ग। हमको लगता है, किताबें पढ़ते हैं तो बस 10वें मंजिल पे ही होगा हम जमीन पे होगा ऊपर, सातवां आसमान, है ना, कहीं नहीं। अगर होना है तो इसी धरती को स्वर्ग बनाना, और ये हमारे हाथ में, और ये टेक्निक है। तो अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, अध्ययन की आवश्यकता। बताइए। जो परिणाम हम पाना चाहते हैं वो पाने के लिए अध्ययन की आवश्यकता। विधि ये तरीका, जो प्रेस्क्राइब टेक्निक है वो यही है, इसलिए अध्ययन की आवश्यकता है, और कोई तरीका नहीं। अगर इस विधि से चलना है तो देखो ये पूरा ही अपनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, भक्ति विरक्ति में जाके समाधि लगाओ, लग गई तो ठीक है, कोई हो भी सकता है ना? संभावना को तो इनकार नहीं किया जा सकता, इसमें ऐसी संभावना बनी रहती है। पर इसमें तो बिल्कुल नहीं। जो अभी हमने शिक्षा के द्वारा, व्यवस्था का जो ढांचा है जिसके द्वारा अभी हम जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में, इसकी परिणति तो अब दिखने लग गई है। हमारे पास सुविधाओं का अंबार लग गया है, लेकिन एक भी व्यक्ति उस सुविधा से सुखी होता हुआ नहीं दिखता है ना? इसमें कोई कोई एक संभावना को बना के रखता है कि कोई हो सकता है, किसी को हो जाए। पर यह क्या रास्ता है कि सभी हो सकते हैं, ऐसा प्रस्ताव है। शिक्षा के द्वारा हो सकते हैं, ऐसा प्रस्ताव है। और उसकी परिणति केवल एक नहीं, जो अभी समाज बटा हुआ है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रूप के आधार पर, बल के आधार पर, है ना,
भाषा के आधार पर, वो सब एक हो पाए, एक सूत्रता के साथ जी पाए, हार्मोनी के साथ जी पाए, ऐसा ये प्रस्ताव है। इसीलिए अध्ययन की आवश्यकता है। तो पहला पॉइंट मेरे हिसाब से तो हो गया है। इस पे किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सत्तानुभूति पाने के लिए अध्ययन की जरूरत है। बिल्कुल। सत्तानुभूति तो प्रमुक्ति हो जाएगी, हमारा ये जो है हमारा जो आशावाद, धर्मवाद जो है वो बीत जाएगा। भ्रम जो यही चीज का भ्रम है। भ्रम हमको बहुत सारी चीजों का है। बहुत सारी चीजों का भ्रम का जो पुलंदा है हमारे पास बहुत सारा है, जो हमारी मान्यताएं हैं, है ना। ये सारे भ्रम को सत्तानुभूति की वजह से है। अगर सत्य की आपसे तो अनुभूति हो जाती है जी, तो अब ये भ्रम मुक्त भी हो सकते हैं और सुखी भी होने की प्रक्रिया हमारे पास है। इसके अध्ययन वो सत्य की अनुभूति करने की अध्ययन की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बढ़िया। यानी कि इसीलिए मैंने तीनों को एक साथ ही लिख दिया है, सत्यानुभूति ही मोक्ष है। अगर हम मोक्ष पाना चाहते हैं तो उसका मतलब ये है कि हमको सत्य की अनुभूति हुई, और सत्य की अनुभूति होना और भ्रम से मुक्त होना एक ही साथ है। ये कंकरेंट एक्टिविटी है, एक ही चीज है ना। भाई आपने स्विच ऑन किया तो लाइट पहले है कि अंधेरा पहले भागे? है ना। तो लगभग लाइट आते आते अंधेरा गायब हो गया, ऐसा क्या है ना, एक साथ ही हुआ। तो जैसे ही सत्य की अनुभूति होती है भ्रम खत्म होता है। ठीक बात। तो ये प्रक्रिया है। ये हुआ तो हमको अनुभूति हो गई तो बनी रहती है और वो हम सुखी हो जाते हैं। और ये प्रक्रिया ये है, अध्ययन और अभ्यास। अध्ययन, अब एक छोटी सी बात बताएं, जैसे क्योंकि अध्ययन बिंदु है तो अध्ययन का मतलब क्या है। तो पहला स्टेप, हालांकि अभी ये इसको परिभाषा और प्रक्रिया में करेंगे, पर इसी के साथ ये अध्ययन की आवश्यकता क्या है, इसी को बिंदु को अगर आगे बढ़ाया जाए तो नागराज जी ने पढ़ने के लिए पहला स्टेप जो शास्त्र अभ्यास कहते हैं, है ना, पुस्तकों को पढ़ने की प्रक्रिया बताते हैं, तो लगभग 14 किताब लिखी है। कितनी किताब लिखी है? 14। 14 किताबों में नाम है मानव व्यवहार दर्शन, मानव कर्म दर्शन, मानव अभ्यास दर्शन, मानव अनुभव दर्शन। तो 4 दर्शन के भाग हैं। फिर उन्होंने वाद भी लिखा है। किसको याद है अमित भाई? 4 वाद, 3 वाद, समाधानात्मक भौतिकवाद, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद और व्यवहारात्मक जनवाद। फिर शास्त्र लिखे हैं, है ना। क्या शास्त्र लिखे हैं? अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, साथ में संविधान। इतना सब लिख दिया है। बाकी फिर और भी 2-3 किताबें हैं छोटी छोटी, जीवन विद्या एक परिचय, विकल्प। तो क्या लगता है आपको, इनको पढ़ने की जरूरत लगती है? कितने लोगों को लगती है कि भी इनको पढ़ा जाए? यहाँ तो सभी को लगती है। मैंने तो फिर तो शिविर बंद कर देते, आप आ जाइए। नहीं, पर उसको बता दो, पर क्यों है इनको पढ़ने की जरूरत? वहां तक पहुंचना है क्योंकि अध्ययन का भाग है ना। पर मैं एक छोटा सा उदाहरण के लिए, जिसको थोड़ा, वैसे तो आप मान गए, आप बोले माने हुए हो, क्यों मनवा रहे हो भाई? पर किसी को डाउट है कि 14 किताबों के बिना पढ़े भी हो सकता है उज्जवल भाई? सरला दीदी। हाँ, लेकिन शिविर के बाद तो किताब ही पढ़ने को बोलेंगे। जैसे ये शिविर के बाद भी, ये शिविर में तो केवल अध्ययन के कुछ बिंदु, है ना, बिंदु में, ये बिंदुओं के अंतर्गत जो अध्ययन की वस्तु है उसको मैं थोड़ा सा, ताकि इसका प्रयोजन क्या है, इस शिविर का परिचय। शिविर का प्रयोजन है कि मध्यस्थ दर्शन का प्रस्ताव क्या है,
कि मानव सुखी होना चाहता है तो कैसे सुखी हो, अस्तित्व में व्यवस्था है उसको समझना है, ये मूल प्रस्ताव है ना परिचय शिविर में दिया जाता है। और फिर आगे बताते हैं कि भाई इसमें फिर अध्ययन करना है और उसके बाद में फिर पुस्तकों का पठन होता है। तो इस शिविर का जो प्रयोजन है कि जब आप पुस्तक पढ़ने जाएं तो पुस्तक में एक तो टर्मिनोलॉजी है ना, उसमें कुछ शब्द है ना, आप उनसे वाकिफ हो जाएं। जैसे ब्रह्मानुभूति है, सत्यानुभूति, तो आपको सुना सुना लगेगा, ब्रह्ममुक्ति है ना, ये सब अध्ययन अभ्यास समाधान समृद्धि कुछ परिचय शिविर में हो गया, कुछ आपको आगे है ना आपको मिल जाएगी। दूसरी जो बात है ना कि आपको जो अध्ययन की वस्तु सिलेबस क्या है ना, वो स्पष्ट हो जाए कि कितना सिलेबस है, वही सिलेबस उसमें आपको डिटेलिंग में मिलेगा। पर कई लोग ये पूछते हैं कि भाई है ना इतना 14 किताबों को पढ़ने की क्या जरूरत है ना। तो एक बात को ऐसा देखें कि हमको सबको भूख लगती है, ललित भाई भूख लगती है ना, और हमारी भूख कैसे खत्म होती है? भोजन से, है ना। अगर हम ऐसे ही कहते हैं ना कि भोजन से, अगर हम अपने घर में किसी को, जैसे 5 साल के बच्चे को जिसने केवल बना बनाया खाया है, अगर उसको हम कहें कि भाई जाओ किचन में और भोजन बना दो, भोजन बना के ले आओ, ला सकता है? क्यों नहीं ला सकता? तो क्षमता नहीं है ना। दूसरा विधि पता नहीं है। तीसरा साहस नहीं। ठीक बात है, विधि साहस क्षमता तीनों नहीं। उसको यही पता नहीं कि भोजन क्या मतलब। किसी को भी अगर आप ये कह देंगे कि चलिए भोजन बना के लाओ, तो भोजन में मतलब क्या है? तो क्या पहले तो आपको इंस्ट्रक्शन को ही ठीक करना पड़ेगा ना, क्या बना के लाए, भोजन मतलब क्या। अगर इस सेंटेंस को, वाक्य को ऐसे बताया जाए, भोजन बनाकर लाइए, अगर इतना होना है तो इसमें कर लाइए तो चलो ठीक है, पर ये जो 2 शब्द हैं कीवर्ड्स, भोजन बनाना, तो केवल भोजन बनाकर लाइए से तो काम चलेगा नहीं, सके नहीं। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा 5 साल के बच्चे के लिए, जिसने केवल अभी मान के चल रहे हैं कि उसको कुछ नहीं पता है, केवल किचन का पता है, किचन में सामान कुछ रखा रहता है, ये पता है कि मम्मी जाती हैं और कुछ करती हैं और सामने खाना आ जाता है, भोजन आ जाता है, पर करती क्या है उसने देखा नहीं है और उसको ये भी नहीं पता है। तो पहले तो आपको अगर वो पूछेगा भोजन क्या, तो आप क्या जवाब दोगे? अब वो बच्चा आपसे पूछ रहा है, मैं भोजन तो बना लाऊंगा, बताओ भोजन क्या। अंजू दीदी क्या बताओगे आप उसको? सोचिए, देखिए आपको थोड़ा सा कल्पना लगानी पड़ेगी। शिल्पा दीदी को देखिए, बिल्कुल जो अनाज हम देखते हैं उसको खाने लायक बनाने की स्थिति में लाना। अब वो पहले अनाज, अब आपने बोल दिया अनाज खाने लायक स्थिति, ठीक है, पहुंच गए है ना, पर उससे बीच का स्टेप है ना। तो अब पहले बताना होगा कि भोजन का मतलब है रोटी, भोजन नहीं बनता है। आप क्या बनाते हो? सब्जी, दाल, चावल, खीर, हलवा, इसको हम भोजन बोलते हैं। बोलेगा अच्छा ये रोटी कैसे बनती है, किससे बनती है? अब आप इसमें लिखिए उसको, है ना। इसी सेंटेंस को क्या करना है, अब आपको लिखना है। अब आपने जैसे बताया कि अच्छा रोटी किसकी, अनाज, अनाज क्या होता है
आप उसको लिखिए। अच्छा, रोटी तक बना के उसका एक प्रोसेस लिख दीजिए कि अनाज को लेकर रोटी बना दी, तो एक किताब हो जाएगी आपकी। रोटी के ऊपर एक दाल के ऊपर हो जाएगी, चावल। तो केवल एक सेंटेंस को अगर आप एक्सपेंड करेंगे कि भोजन बनाकर लाइए, और जिसको कुछ नहीं आता है, अगर उसको आपको बिल्कुल एबीसी से बताना पड़े कि देखो भोजन क्या होता है, उसको बनाने का तरीका क्या होता है, और अगर उसने माशाअल्लाह पूछ लिया कि अनाज आता कहाँ से है, और ये भी बताना पड़ा कि उगाते कैसे हैं, कितनी किताबें लिखनी पड़ेंगी? इसलिए 14 किताबें आपको कम लगेगी। अगर ये हो कि मुझे तो सुखी होना है निरंतर अस्तित्व में, मेरा सारा प्रयास सत्यानुभूति के लिए, तो ये सत्यानुभूति क्या है, सत्य क्या है, न्याय धर्म क्या है ना? फिर समाधान समृद्धि पूर्वक जीना कैसा है, ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था क्या है, सुख शांति संतोष आनंद क्या है, इसकी अनुभूति कैसे होती है, इसका प्रोसेस क्या है, अगर ये सारा लिखना पड़े तो 14 किताब पढ़ने के बाद आप बोलेंगे थोड़ी कमी लिखिए ना अंग्रेजी। इसलिए लिखने की जरूरत पड़ी। अगर ABCD से सब चीज़ को एक बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से बताया जाए, जिसको कुछ नहीं पता है, जिसको सत्य के बारे में, अनुभव के बारे में कोई जानकारी, तो उस दृष्टि से जब आप लिखते हैं तो काफ़ी सारा उसमें थोड़ा रिपीटेशन भी हो सकता है। तो इसीलिए अध्ययन की जब हम बात करते हैं, अब उसमें लिखा क्या हुआ है, उनमें से कुछ बिंदुओं को मैं आपके सामने रखूंगा, जो मैंने उनका अध्ययन किया है, जो मुझे लगता है ना, कि जिन बिंदुओं पे आपका ध्यान जाने से, जिन सिद्धांतों पे आपका ध्यान जाने से उन किताबों को पढ़ने से बातें समझ आ जाएंगी, ऐसा मैंने समझा है। उस बात को मैं आपके सामने रखूँगा। तो इसलिए अध्ययन की आवश्यकता है। तो सबसे पहले ये चारा नहीं है, हम कहें कि भाई हमको सुखी नहीं होना, कह सकते हैं ना शामिल, सकीना दीदी बोल सकते हैं, महेश भाई, पंकज भाई, उज्जवल भाई, ललित भाई, कार्तिक भाई, अकबर भाई, सरला दीदी, रीति दीदी, वीणा दीदी, प्रिया दीदी, बोले ऐसे कि हमको सुखी नहीं होना। कितने लोगों को ऐसा लगता है ना, छोड़ो बड़ा झंझट है, 14 किताब क्या है, किसको फुर्सत है, एक किताब नहीं पढ़ी जाती इंजीनियरिंग की, ये कौन 14 किताब पढ़ेगा, किसको फुर्सत है, ऐसा बोलते हैं, किसको फुर्सत है। तो मैं इसमें आपको एक छोटा सा जोक सुनाता हूं। चिंटू भाई अपना एक स्कूटर लेके दौड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? ऐसा लेके बड़ी तेजी से चले जा रहे थे। तो रास्ते में उनके मित्र पिंटू भाई मिल गए। पिंटू भाई ने पूछा, भाई ये क्या बात है कि आप स्कूटर को लेके दौड़े चले जा रहे हो? यार बात मत करो, बड़ी जल्दी में हूँ, ऑफिस पहुँचना है। उसने बोला, भाई ऑफिस जाने को किसने मना किया? मैं तो केवल ये पूछ रहा हूँ कि इसको लेके क्यों दौड़ रहे हो, इस पर चढ़ के चलो, ये तो है इसके लिए। बोलोगे यार इसमें पेट्रोल नहीं है। चिंटू भाई बोलते हैं इसमें पेट्रोल नहीं है। तो पिंटू भाई बोलते हैं यार ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, पेट्रोल डलवा लो। चिंटू भाई बोलते हैं फुर्सत किसको है पेट्रोल डलवाने, मुझको तो ऑफिस पहुंचना है जल्दी से, कौन लाइन में लग के पेट्रोल डलवाए। हमारा सारा प्रयास किसके लिए? ये सवाल आपका बाद में आएगा, तो मैंने पहले जवाब दिया, क्योंकि बहुत सारे सिविल लेते थे, मुझे पता चल गया। तो मैं सोचता हूँ इससे पहले लोग पूछें, इसको पहले निपटा दें। अब आगे की बात करते हैं। तो समय कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि आप करते क्या हो वैसे, हम करते क्या है, बोर होते रहते हैं। कुछ रोजगार तो मैं, आप में से कितने ज्यादा लोग बोर होते हैं? बच्चे तक बोर होने लग गए आजकल। देखिए अकबर भाई हाथ उठा, बोर होते कि नहीं होते? क्या हो गया इसमें? अच्छा है ना दीदी, ज्यादातर लोग बोर हैं, टाइम है, ये नहीं पता है करें क्या, क्या किया जाए, चाहते क्या है। तो हमने आपको एक धंधे पे लगाना है ताकि आप बोर नहीं रहे।
बोरियत तो खत्म ही हो जाएगी कम से कम। बोर होना जिंदगी से, आपकी डिक्शनरी से बोरियत नाम का शब्द गायब। कब? जब अध्ययन में लगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ना? और इसकी परिणति ये होने वाली है। अब ऐसा भी नहीं कोई बुरा काम कर रहे हो चलो, है ना? बहुत लोग बोरियत मिटाने के लिए मर्डर कर डालते हैं। कुछ लोग बोर हो रहे होते हैं, यार बहुत दिन हो गए, ये गन चली नहीं है, जगना लग जाए तो लड़ाई कर लेते हैं, एक देश ने दूसरे देश पर अटैक कर देते हैं। नहीं तो स्टॉक पाइल, गन नहीं बंद हो रही, कम से कम उससे तो अच्छा है। कोई लोग लगते हैं बोर हो रहे हैं, पड़ोसी से झगड़ा कर बैठते हैं, मियाँ बीवी बोर हो रहे हैं, आपस में झगड़ा बैठते हैं। अच्छा काम है ये। इन सब से अध्ययन अभ्यास, क्योंकि इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है। भाई घर में लड़ाई हो गई तो इतना तो हो ही सकता है खाना ना मिले, बाहर खाना पड़े, है ना? बहुत कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो एक तो बोरियत भाग जाएगी, और लास्ट में अगर आप सफल हो गए, आप लगे रहे, तो भाई यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि ये विधि है ना? तो समय वाला मुद्दा है। अब किसी को कोई और सवाल हो अध्ययन के बारे में तो बताइए। है जी? हाँ सही बात, माइक नहीं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ भाई अध्ययन के बारे में, क्योंकि आगे की यात्रा शुरू करनी है आपको। देखिए मैं तो इसी प्रयोजन के साथ आया हूँ कि भाई आपका मन बन जाए, आप सुखी होना चाहते हो, मैं थोड़ी मदद कर दूँ उसमें, होना आप ही को है। मैं भी बेरोजगार हूँ, तो आपने अच्छा रोजगार दिया मुझे, धन्यवाद अमित भाई जी को। 4-5 दिन अच्छे से गुजरे के और क्या। हाँ जी बताइए अकबर भाई। समय कितना लगे? समय कितना लगे, मैं इस सवाल का इंतजार कर, है ना? बहुत बढ़िया अकबर भाई। तो इसके लिए मैं एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये बात 2013 की है ना? मैंने 2010 में पहला शिविर किया था, जो राहुल भाई ने बताया था, और लगभग जॉब को समेटने में 2 साल लगे, तो 2012 में, और फिर 2013 से मैं फुल टाइम इसको समझने में लगा। तो आदरणीय नागराज जी, जिन्होंने ये इस मध्यस्थ दर्शन को प्रतिपादित किया है ना, वो सब उन्होंने देख के इस दर्शन को दिया है। तो वो एक अनुभव शिविर 14 जनवरी को हर साल अपने घर अमरकंटक में लगाते है ना? अनुभव शिविर का मतलब है, देखिए शिविर की कैटेगरी होगी ना, कि पहला कैटेगरी है परिचय शिविर। परिचय शिविर मतलब जो संदीप भाई ने बताया ABCD, थोड़ा सा भोजन क्या होता है ना, ये वाली बात, थोड़ा सा भाई देखो भूख लगती है तो खाना चाहिए, है ना? ऐसा सुखी होना है तो समझना है, समझ से समाधान से सुख मिलता है, ऐसा सब बताते हैं थोड़ा सा। उसके बाद में थोड़ा जब लगता है कि 2-4 परिचय शिविर हो गए और कुछ बातें समझ में आने लगी हैं, गोष्ठी में भी आते हैं, है ना, थोड़ा चर्चा भी करते हैं, तो थोड़ा सा रस आने लग गया है। तो फिर अगले शिविर का इंतजाम होता है, जो राहुल भाई ने आपको हमारे से मुखातिब कराया, अध्ययन बिंदु। फिर आपका मन हो गया, हाँ भाई अब तो करना ही है लाइफ में, और कोई चारा ही नहीं है ना, तो अध्ययन अभ्यास करना है। तो अध्ययन के लिए वो अध्ययन शिविर बोलते हैं उसको। तो ये अध्ययन बिंदु हुआ, और उसको क्या कह रहे हैं? अध्ययन शिविर। अब जिसने अध्ययन अभ्यास कर लिया, जो लोग लगे हुए हैं, तो नागराज जी उनको बुलाते थे। उनका जन्मदिन था 14 जनवरी 1920, लेकिन हर 14 जनवरी को वो अपने घर पे अमरकंटक में अपनी मर्जी से जो लोग वहाँ पहुँच जाए, जिनको लगता है जो लगे हैं, उनसे केवल एक ही सवाल पूछते थे, अनुभव हुआ क्या, कहाँ तक पहुँचे, है ना? तो उसको वो अनुभव शिविर बोलते हैं। क्या, कहाँ रुके हुए, क्या अड़चन आ रही है, इन सब को करने के लिए वो बुलाते थे। तो संयोग से 2013 में मैं एक ही शिविर में गया उनके साथ, क्योंकि उसके बाद वो थोड़े बीमार हो गए और मेरा संयोग नहीं बन पाया। तो उनके साथ मेरा एक संवाद हुआ इस बात को लेकर, तो उसको मैं रख देता हूँ। तो 2013 में अमित भाई ऐसा शिविर हुआ, तो उधर अवधेश भाई हैं समाधान महाविद्यालय में, उन्होंने बाबा जी से यही सवाल पूछा कि बाबा जी कितने दिनों में ये अनुभव हो जाए? तो उन्होंने बोला 3 साल में ऐसा। तो हम सब थोड़े से सोचे, 3 साल यहाँ तो लगे हुए, 10-15 साल हो गए, लोग बड़े समय से भी लगे हुए। तो उसके बाद जब कार्यक्रम पूरा हो गया, तो कार्यक्रम तो बहुत मज़ेदार रहा,
लोग ऐसे रूम में 25-30 लोग बैठे थे, उन्होंने एक से पूछा हाँ भाई कहाँ पहुँचे, क्या हुआ, किसी ने कुछ जवाब दिया कि ये नहीं अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, है ना, कहाँ तक पहुँचे, ऐसा ऐसा करके वो बात आधे एक घंटे में हो गई। उन्होंने कहा कि खाओ, केक काटो, खाओ और जाओ। मतलब वो बड़े स्पष्टवादी थे, केक काटो, खाओ, जाओ, और क्या करना है, अनुभव जब होगा जब आगे बताना, अगली बार आना, अगले साल आना। फिर बाद में मैं उनसे मिलने गया, तो मैंने थोड़ा सा जब सब शांति से, मैंने कहा बाबा जी आपने वहाँ अंदर हॉल में एक बात कही थी कि ये अनुभव यानी सत्यानुभूति अध्ययन पूरा कितने दिनों में हो सकता। तो आपने कहा था कि अरे किसी को 5 साल लग जाए तो क्या बुरा है, 5 साल में हो जाए, 30 साल में हो जाए, क्या दिक्कत है आपको क्या परेशानी है। मुझे लगता है उन्होंने पहले 5 साल बोला, बाद में बोला किसी को 3 साल में हो जाए तो आपको क्या परेशानी है। तो मैंने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं, किसी को 3 साल में हो जाए, 6 महीने हो जाए, 5 साल में, पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 3 साल कब से या 5 साल कब से गिने। जिस दिन हमने परिचय शिविर हो गया वो ऐसा ही हो गया ना भाई, आपको इंजीनियरिंग कितने दिनों में, इंजीनियर कितने दिन में, ऐसा हुआ। तो कहाँ से गिनोगे आप, अकबर भाई कहाँ से गिनना चाहते हैं कि आपसे अगर पूछा जाए इंजीनियर और डॉक्टर कितने साल में बन जाते हैं, कहाँ से गिनोगे। हाँ जी गोपाल भाई, KG1 से तो कितने साल लगे, KG1 से अगर कह रहे हैं, KG1 बोल रहे हो ना, तो KG साल से और इंजीनियर डॉक्टर बनने में कितने साल लगे। माइक में कोई बोल दे, जो कॉलेज चला रहे हैं 20 से 25 साल, डॉक्टर बनने में उसमें भी पढ़ाई होगी, बिल्डिंग बना लेगा, कार बना लेगा। आप ऐसा थोड़ी कि MBBS करके और आपको ऑपरेशन कर देता हूँ, पहले इंटर्नशिप में जाएगा, फिर थोड़ा है ना हाथ नबज देखेगा, ये करेगा, फिर जाके पहला ऑपरेशन करने के लिए तो समय लगेगा। तो नागराज जी ने समय नहीं बताया मुझे। मैंने पूछा कि बाबा जी कब से 3 साल गिने, है ना, KG1 से, या आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, या फर्स्ट क्लास में आए, या 10th पास आउट हो गए, कहाँ से गिने। तो उनका जवाब बहुत बढ़िया था, ब्यूटीफुल, जब से आपकी प्रायोरिटी हो जाए। क्या बात है, अनुभव संपन्न व्यक्ति तो ऐसे ही होता है सबके लिए। समय का क्या मतलब है, जब से आपको प्रायोरिटी में, तो हमको अभी जो जांचना है अपनी जिंदगी के बारे में कि हम क्या तो कर रहे हैं, है ना, क्या पा रहे हैं, क्या मिल रहा है, और क्या पाना चाहते हैं। तो ये सब 4-5 दिन खुल के इन बातों पे, जो राहुल भाई, अमित भाई ने कहा कि खुल के चर्चा हो, तो जो भी शंकाएं, कुछ भी क्वेश्चन आते हैं आप बताएं, मैं कुछ आपकी मदद करूंगा, आपको प्रोवोक करूंगा ही, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ भी बताओ, सोचो, है ना, पर आप भी पूछ सकते हैं। तो ये ठीक है। हाँ जी, और कोई मुद्दा अध्ययन की आवश्यकता को लेकर, क्योंकि मेरे हिसाब से लगभग सबसे ज़्यादा समय इस पे लगने वाला है, तब तक मैं बाकी को हल्का करूँ। संदीप भाई, क्यों करना चाहिए ये भी चल रहा था। तो आपने एक एग्जाम्पल दिया भोजन करके, तो अध्ययन के लिए अभ्यास करना है या किताबें पढ़ना है, जो भी भोजन बनाने की विधि जो है वो अभ्यास से ही सब हमारी बहनों ने सीखी है, उन्होंने कोई किताब नहीं की पढ़ी है। तो क्या ये जो हमारा सहअस्तित्ववाद है, तो ये क्या हम अभ्यास से भी कर सकते हैं बिना पढ़े? बिल्कुल कर सकते हैं, पर उसके लिए जैसे बहनों ने सीखी या भाइयों ने सीखी, आजकल तो सभी सीख सकते हैं। ऐसा है, खाना बनाना औरतों की जिम्मेदारी है और झाड़ू लगाना मर्दों की है, ऐसा ठीक है, ऐसा नहीं है। तो कैसे सीखी उन्होंने, जिसने भी सीखा बचपन से अगर सीखा
देख के अभ्यास घर में बचपन से, और उसमें भी कितने साल लगे? पहली बात तो इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो कोई भी बच्चा, हमारा आज बच्चा उसी घर में रहता है जिस घर में माँ रहती है, जिस घर में पापा रहते हैं, बड़ा होके 12th करके इंजीनियरिंग करने चला जाता है, और मैगी बनाने के अलावा कुछ आता है? उसी घर में रहते हैं, कुछ आया? आप देखिए, अगर उसमें सीखने की इच्छा नहीं हुई, किचन में जाके माँ की हेल्प नहीं की, कुछ काटना पीटना, कुछ छौंकना, कुछ ना, माँ बाप जो भी खाना बनाते हैं, तो सीख पाएगा क्या? है ना? तो बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा तरीका है, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। तो अभ्यास के 2 ही तरीके है ना, ये प्रक्रिया में हम करेंगे वैसे बात, पर आपकी बात को रखते हुए कि हाँ, अगर जिसको खाने बनाने की पूरी जानकारी और एक्सपर्ट है, जो रोज खाना बनाता है, उसके साथ अगर रहा जाए, उसकी मदद की जाए, उसके साथ उसके आदेश निर्देशों के अनुसार अगर चला जाए, तो खाना बनाना, वैसे ही अगर कोई जागृत व्यक्ति के पास रहा जाए तो हो जाएगा। नहीं तो फिर ये तरीका है। सत्संग जैसे इंजीनियर बनने के कितने तरीके हैं? इंजीनियर बनने के बहुत तरीके, डिग्री लेने का ही सही बात है, डिग्री लेने का एक ही तरीका है, पर इंजीनियर बनने के भी मोटे मोटे 2 ही तरीके हैं। पहले है ना, हर कोई डॉक्टर नहीं होता था। जब हम छोटे बच्चे थे तो गाँव में कंपाउंडर बोलते थे, वो कोई डॉक्टर नहीं होता, उसके पास डिग्री नहीं होती, वो केवल डॉक्टर के साथ रहते रहते इंजेक्शन लगाना सीख जाता और कुछ मोटी मोटी बीमारियों का तो वो करता है ना। तो वैसा भी तरीका है कि आप जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है उसके साथ बचपन से समय लगाइए, 15-20 साल में आप सीख जाए। ठीक है, तो बढ़िया। और कोई मुद्दा? अभ्यास की आवश्यकता, अध्ययन की आवश्यकता को लेकर और कोई मुद्दा? नहीं तो फिर हम अगले मुद्दे पर चलते हैं। चल है जी, कैसे करें? हाँ, वो तो प्रक्रिया, परिभाषा। पर मैंने अभी कुछ लिखा है, क्योंकि ये सुख हमको बहुत परेशान करता है कि सुख है क्या। तो ये तो बात ठीक है, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो जाने से क्या होगा, ये कब, पता नहीं कब होगा। पर अध्ययन से कुछ कुछ चीजें इसकी तरफ जाने की ओर, तो जिसको हम कह रहे हैं तात्विक, वैचारिक और व्यवहारिक, सुख के 3 रूप पे थोड़ा बात करें। क्योंकि ये अगर लग गया कि आपको ऐसा होना है, तब तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लग गया नहीं हमको नहीं होना ऐसा, ठीक है भाई, फिर क्यों बढ़ेंगे? तो ये भी आप जांच लें कि हम वास्तव में सुखी होना भी चाहते हैं, तो सुखी होंगे तो कैसे होंगे। सुख का वैचारिक स्वरूप क्या है ना, और व्यवहारिक स्वरूप क्या है। तो तात्विक स्वरूप तो मैंने बता दिया, आत्मा में अनुभव, सत्यानुभूति, है ना, इसको क्या कह रहे हैं? तात्विक। यानी आत्मा है, उसको व्यापक सहस्तित्व की अनुभूति हो गई, सारा भ्रम दूर हो गया तो सुखी हो गए, आनंद की स्थिति में पहुंच गए, वो हो गया। अब उसके अनुसार व्यवहार में कैसे, विचारों में कैसे, तो इस पर थोड़ी चर्चा कर लें। उसके बाद इसको लेते हैं, क्योंकि इसी का भाग है कि सुख इन्होंने क्या माना है, इन्होंने क्या माना है। मध्यस्थ दर्शन में अस्तित्व में सुख किसको कहते हैं? तो पहले तो ये बताइए, सुख सबका अपना अपना होगा कि सबका एक जैसा होगा? ये मान्यता रहती है ना, अपना अपना सुख, लोग ऐसा बोलते हैं ना, अपना अपना तरीका। क्या लगता है, कितने लोगों को लगता है सुख अपना अपना? गोपाल भाई, गणेश भाई, वीणा दीदी, महेश भाई, परिणीता दीदी, ऐसा बताइए, प्रकृति में हमको प्यास लगती है, पानी सबका अपना अपना है कि एक जैसा है? सबको भूख लगती है, भोजन अपना अपना है कि एक जैसा है? एक ही है। जो शरीर की आवश्यकता है, पोषक तत्व, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वो तो एक ही है। पानी एक है, हमारी सुख की चाहत एक जैसी है, तो सुख भी एक ही है। जो हमने माना हुआ है वो सुविधा ही सुख है, वो माना हुआ है, या कोई विचार को माना हुआ है, वो अपना अपना हो सकता है, मान्यता के हिसाब से। अस्तित्व में
क्योंकि मानव एक जैसा है, जीवन एक जैसा है, सबका मन वृत्ति चित्त योग्यता पात्रता क्षमता छोड़ते हुए एक जैसे ही है, सुख की चाहत एक जैसी है, तो सुख का स्वरूप भी एक ही है। मैं हूं, मैं अस्तित्व का भाग हूं, है ना। नहीं नहीं, आपकी प्यास अलग है, मेरी प्यास अलग है। आपकी प्यास पानी से बुझती होगी, हमारी प्यास तो दारू से बुझती है ना? ऐसा हो सकता है। अगर किसी को ये भ्रम हो जाए क्या कि एक एडवर्टाइजमेंट चलता है, लिम्का बुझाए प्यास बाकी सब बकवास, ऐसे बच्चे का क्या हाल होगा? एक कंपनी है, बियर बनाती है, उसका मिशन ही है कि हमको पानी को रिप्लेस करना है, हमारा कंपटीशन किसी दूसरी बियर से नहीं, या कोल्ड ड्रिंक वाली भी कंपनी, हमारा कंपटीशन किससे है? पानी से है। लोगों को प्यास लगे तो पानी की बजाय कोल्ड ड्रिंक क्या है। अगर कोई बच्चा ऐसा मान के चल पड़े तो प्यास बुझेगी या बढ़ेगी? और अगर वो करता रहा तो कुछ दिनों के बाद में शरीर की हालत वही हमारी हालत है। हमने सुख अपना अपना मान के, हॉस्पिटल कहाँ है? ये रहा, हमने भी वही किया, अपना अपना माना तो कुछ किया हमने, उसका फल परिणाम यहाँ पर है। तो सुख का वैचारिक स्वरूप आपने बताया, स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है, समाधान ही सुख है, हमको पूरी अस्तित्व के बारे में जानकारी मिल जाए, उसके अनुसार जिए वो सुख है, नियमों के अनुसार जीना ही सुख है, न्याय धर्म सत्य के अनुसार जीना ही सुख है। ये सब वैचारिक व्यवहारिक बात को करते हैं। तो तात्विक बात होगी, वैचारिक होगी, व्यवहार में सुख कैसा होगा, इसकी थोड़ी सी बात करेंगे और फिर बाकी पॉइंट्स को कवर करेंगे, ठीक है। इससे फिर हम एक बात को देख पाएंगे कि तो मानव की, अच्छा इसको पानी लगाना पड़ेगा, वो कैसी है। तो मैं यहाँ जो बात करूँगा किसी एक के बारे में नहीं करूँगा, ये दो के बारे में नहीं करूँगा, मैं कहाँ हूँ, है ना, इसका मूल्यांकन हमको खुद ही करना है ना। मेरा है ना, मैं तो ज़्यादातर लोगों को आज पहली बार ही मिल रहा हूँ, है ना, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए ये तो आप मेरे बारे में बता रहे हो, ऐसा वो आपको लगे तो बढ़िया बात है ना। तो मैं तो केवल जो एक फ्रेम है कि मानव कितने तरीके से जी सकता है, व्यवहार में क्या फील कर सकता है, उसको मैं रख देता हूँ, है ना। तो एक तो मानव संवेदनहीन पूर्वक जी सकता है, इसको कह रहे हैं संवेदनहीनता। किसको कहेंगे संवेदनहीनता? अगर हमें अपने से कहना पड़े, सकीना दीदी, सेल्फिश होना एक तो ये। तो संवेदनहीन का मतलब है, जो प्रकाश भाई ने बोला, अपना जिंदा रहने के लिए, अभी जीने की तो बात ही नहीं, अपना जिंदा रहने के लिए दूसरों की परवाह नहीं करना, उसको क्या कहेंगे? संवेदनहीन, है ना। तो अपने जिंदा रहने के लिए दूसरों की परवाह नहीं करना। इसमें दीनता, हीनता, क्रूरता, दीनता प्रधान, हीनता प्रधान, है ना, ये सब परचेसिंग में हो गया, है ना। उस तरह से जीना,
तो बहुत सारे लोग है ना जो दूसरों का शोषण करते हैं, शारीरिक मानसिक, वो सब यही आते हैं। अपने जिंदा रहने को सुनिश्चित करने के लिए दूसरों की परवाह नहीं करते। ये हुए संवेदनहीन। इससे अगर आगे बढ़ते हैं तो संवेदनशील। संवेदनशील दूसरों के जिंदा रहने में सहयोग करना। अभी केवल जिंदा रहना। दूसरों के जिंदा रहने में सहयोग। और तीसरी स्थिति है संज्ञानशील। ये जो खाना है, चाहे संवेदनशील हो, है ना, ये दुखी है और ये ही सुखी है। तो चाहे संवेदनहीन है चाहे संवेदनशील है, ये दोनों के दोनों ही, मैंने जो एरो बनाया है, ये दुखी है। और जो संज्ञानशील व्यक्ति है वो सुखी है। अब दुखी व्यक्ति की निशानी क्या है और सुखी व्यक्ति की निशानी क्या है? अपने में अगर व्यवहारिक में अगर देखें, अपने विचारों में देख पाए, तो हम कब दुखी कब सुखी, तो दुख क्या सुख क्या, उसको स्पष्ट कर लेते हैं। तो ये दुखी है ना, दुखी है ही सारा। तो स्वयं में अगर अपने में हमको भय है, चिंता है, पीड़ा है, आवेश है, प्रश्न है, विरोध है, बस इतना मेरे ख्याल से काफी है। उसके बाद तो और भी हो सकता है। अगर मैं अपने में, अब अपने को पहले देखने के लिए देखने की जरूरत पड़ेगी ना। माने रहना एक अलग बात है और होना अलग बात है। मैं अपने को दुनिया का बहुत सुखी व्यक्ति मान सकता हूँ, मानने में क्या है? भाई कोई लोग मिल जाते हैं ना, मैं तो सुखी हूँ, ये ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया है ना। वो तो ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ पड़ा हुआ ये तो गोल्ड है या पीतल है, तो कोई तो क्राइटेरिया होगा जो बताएगा कि भाई गोल्ड क्या है और पीतल क्या है। या आयरन के ऊपर अगर पीली पॉलिश करके चमकता हुआ बना के रख दिया जाए तो क्या उसको गोल्ड कह देंगे? गोल्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ना कुछ इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया ऑफ बीइंग हैप्पी, इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अनहैप्पी, दुख। तो ये इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया। अगर मुझ में प्राण भय यानी कि मरने का डर है, धन भय पैसे जाने का डर है, और मान भय अपमानित होने का डर है, परेशान रहता हूँ कोई मुझे नमस्ते करेगा कि नहीं करेगा, या किसी ने किसी दिन नमस्ते नहीं भी की तो गुस्सा आ गया, है ना। और कौन सा पद भय, ये चार भय क्लियर है, परिचय से मेरे को अच्छे से हो गया। ये अगर है तो मैं दुखी हूँ। अगर मुझे भविष्य की चिंता है, खुद को लेकर, बच्चों को लेकर, पड़ोसियों को लेकर या जिसको भी लेकर, तो मैं दुखी हूं। भूतकाल की पीड़ा, सन 1947 में आपने उनको कुछ किया था, उसको लेकर आज भी भीड़ पड़ते हैं, पूरी पीड़ा।
साल पहले आपने हमको सब लोगों के सामने गाली दे दी थी, आज भी अगर उस व्यक्ति का चेहरा सपने में भी आ जाए तो भर भरा के उड़ जाता है। भूतकाल की बहुत सारी पीड़ा है, कहाँ कहाँ हमारा अपमान हुआ, कहाँ कहाँ किस किसने किसका कैसे बदला लिया जाए, ये सब सोचते रहना, ये भूतकाल की पीड़ा है। आवेश, आवेश किनको पता है? 6 आवेश। गजानन भाई माइक, 6 आवेश बताइए गजानन भाई। काम, काम मतलब चले काम, पहले नाम गिना दीजिए। क्रोध, क्रोध, लोभ, लोभ, मोह, मोह, मात्सर्य, मात्सर्य, मद, मद, मौत। गजानन भाई बताइए, काम क्या है, क्रोध क्या है, मद क्या है, मात्सर्य क्या है? काम, कौन बताएंगे? कोई बात नहीं, गजानन भाई आपने नाम बता दिया। क्या नाम भैया, नाम बताएं आप। गिरी, गिरी, गिरी भाई। हाँ जी। माइक किधर गया? बढ़िया गजानन भाई, तालियां। नाम बता दिया उन्होंने, 6 आवेश। गिरी, गिरी नाम का भैया, गिरीश भाई। हाँ गिरीश भाई बताइए, बताइए। इंद्रियों से सुख पाने का प्रयास, इंद्रियों से सुख पाने का प्रयास, बहुत बढ़िया। या डेफिनेशन प्रजनन क्रिया या यौवन संवेदन क्रिया में सुख पाने की लोभ। लोभ पात्रता से अधिक पाने की इच्छा। क्या चीज? पात्रता से अधिक पाने की इच्छा। आप तो भैया अध्ययन किए हुए लगते हैं। कहाँ किया आपने? छोटी हाँ छोटी, छोटी वालों को नहीं बोल रहे हैं, बढ़िए। वो भी अकेली वाला ना कर। अच्छा वो भी है छोटी। चलिए मैं थोड़ा सा एक निवेदन कर दूं, कृपया जिन लोगों ने अध्ययन बिंदु या किताबें पढ़ ली हैं ना, मुझे लगा गिरीश भाई तो जाने पहचाने लग रहे है ना, तो वो पहले दूसरों को सोचने का पहले बताएं, लेकिन पहले क्या है, थोड़ा सा जो नए लोग हैं है ना, उनके ऊपर दया करें। तो ये जो तरीका है वो इसलिए मैं अपनाता हूँ कि भाई थोड़ा सोचेंगे तो फिर जब सूचना मिलेगी ध्यान में जाए, है ना, नहीं तो एकदम हो जाए, है ना गिरीश भाई? ठीक है। तो नए लोगों में से कितने लोग नए हैं? चलो पहले, हाँ काफ़ी सारे ना, पहले देखो छोटी वाले या पुराने साई खेड़ा भाई ये वाले भाई है ना, सब जो अध्ययन किए हुए वो तो थोड़े कम है। किसी को पुराना सुना हुआ हो, आइडिया हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य क्या चीज़ है? ये आवेश। दुखी व्यक्ति में ये सब पाया जाएगा, तो हमको अपने को जांचना आना है। इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया है ना, कोई आपको बोले दुखी है तो उसको मानने की जरूरत नहीं है। कोई बोले सुखी हूँ, मैं मुझे पता है मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ, क्योंकि मुझे अब ये कितने इंच का है, ये पेन कितने इंच का है? 5 इंच। और कोई 5, 1, 6। एग्जैक्टली मैं 5 बोल सकता हूँ, आप 6 बोल सकते हैं, आप 8 इंच बोल सकते हैं। तरीका क्या हो? क्राइटेरिया बनाया हुआ है, स्केल ले आओ, देखिए झगड़ा खत्म, क्योंकि वो सबने अभी तरीका अपनाया है ना, जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो अस्तित्व का भी अपना एक स्टैंडर्ड है। हम अस्तित्व में हैं, मानव को अस्तित्व का ही भाग है, अस्तित्व में ही सुख की चाहत है, तो अस्तित्व में ही सुख का क्राइटेरिया भी है। भाई आदमी को प्यास लगती है, आदमी को क्या, जानवरों को भी लगती है,
प्यास बुझाने का स्टैंडर्ड तरीका है, एक ही तरीका है, क्या? पानी पीना, सिंपल। पानी के अलावा जो कोई कुछ भी करता है वो प्यासा ही रहता है, जो कुछ भी करेगा, है ना। उसी तरह से ये सब दुख जो कि सुख का अभाव है, सुख क्या है वो बताएंगे। सुख है ना, ये यहां पर एक्स है सुख, और ये दुख क्या है? एक्स का अभाव, एब्सेंस ऑफ एक्स। एक्स क्या है पहले बताएं। परचेस में ये हो गया होगा, मैं उसको रिवाइज करता हूं अगर नहीं भी हुआ है तो। प्रकाश अंधकार का अभाव है कि अंधकार प्रकाश का अभाव है? हाथ खड़े करवा लेते हैं ना। कितने लोगों को लगता है कि प्रकाश अंधकार का अभाव है? किसी को नहीं लगता, बहुत बड़ी बात है ना। तो ऐसे ही दुख अपने में कुछ भी नहीं है, केवल सुख का अभाव। ये चीज वाई है, यहाँ पे वाई होना है। ये क्या है? वाई का ऊपर जितना भी लिखा हुआ है वाई का अभाव। तो दुख क्या है? सुख का अभाव। सुख एक्स है, यहाँ पे कोई चीज वाई होनी है स्वयं में। स्वयं में वाई, और ये वाई का अभाव। तो भय, चिंता, पीड़ा, आवेश, प्रश्न, विरोध क्या है? ये वाई का अभाव है, और ये दुख है, जैसे सुख का अभाव है। अकबर भाई, माइक थोड़ा, दो थे ना, एक आगे हो जाए, एक पीछे हो जाए, क्या ऐसे? हाँ जी। इसका ये भी मतलब ले सकते कि दुख अनेक है और सुख एक है, यानी दुख जो सुख का अभाव है वो बहुत सारे टाइप में दिखता है सारे टाइप, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये निश्चित है एक ही है। हाँ, इसका अभाव बहुत तरह से दिख सकता और वो क्योंकि सब भ्रम है, इसलिए वो बिल्कुल। कभी गुस्से में तो कभी भय में, लेकिन कभी आवेश में, कभी चिंता में, लेकिन वो कभी एक्चुअली कुछ है। उसका अस्तित्व नहीं। अस्तित्व होता तो हम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि वो केवल भ्रम है, जैसे अंधेरा। पर पता अंधेरे का भी सकता है। तो जैसे प्यास क्या है, अब आपको पता चल गया तो बहुत बढ़िया है। प्यास क्या है? शरीर में पानी का अभाव, बहुत सिंपल, लेकिन उसका सिग्नल मुझे मिलता है। भूख क्या है? शरीर, पेट में भोजन का अभाव, तो पोषण की कमी है, वो भोग से पता चलता है ना। तो दुख हमको ये सब हो रहा है तो ये पता चल रहा है, सिग्नल मिल रहा है कि कुछ कमी है। और किस चीज की कमी है? सुख की कमी, इतनी बात। और सुखी हुआ जा सकता है। एक और बढ़िया बात है, इससे ये भी निकल के आता है, जीना किसके साथ होता है? वास्तविकता के साथ। अभी है ना, राहुल भाई बता रहे थे, वो तो वास्तविकता के साथ जीना होता है ना। जैसे क्या हमारे पास कोई टेक्निक है कि अंधेरे को मिटा सके? लाइट को लाने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, प्रकाश को पैदा करने के बहुत सारे तरीके हैं। इस रूम में अगर अंधेरा है तो हमको लाइट करनी है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं? लकड़ी जला सकते हैं, मोबाइल, मोमबत्ती, बहुत सारे। अब इसमें लाइट है, पूरा दिन सूरज चमक रहा है, अब हमको अंधेरा करना है, तो कोई ऐसी टॉर्च कितने में अंधेरा हो जाए? जो चीज होती है उसका क्राइटेरिया है, उसका कोई सोर्स होता है और उसको पैदा करने का कोई तरीका होता है, तो चीज है। जो नहीं है उसका ना कोई सोर्स है। अंधेरे का सोर्स क्या है? रोशनी का बहुत सारा सोर्स है,
सूरज है, तारे हैं, पेट्रोल है, डीजल है, मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए क्योंकि टेक्निक है, क्योंकि कोई चीज़ है तो उसको पैदा करने का तरीका है, पर अंधेरे को पैदा करने का कोई तरीका, केवल एक तरीका है कि कैसे रोशनी को रोक दिया जाए, और कोई तरीका नहीं। आप उसको पैदा करना है, ऐसा कोई तरीका नहीं। तो दुख को दूर करने के, अगर हम रोते गाते रहते हैं कि हे कोई देव देवता या कोई हमारे दुख दूर करो, दुख दूर नहीं होता, सुख पैदा होता है। हम पॉजिटिविटी के साथ जीते हैं। अंधेरे को लड़के अंधेरे को दूर नहीं कर सकते। प्रकाश का कई सारे साधन है, प्रकाश को पैदा किया जा सकता है। तो ये अभाव है, इसको दूर करने का कोई तरीका नहीं। यहाँ पे जो वाई है उसको लाने का तरीका है, वो कैसे आएगा उसकी बात करें। तो जो व्यक्ति दुखी है, तो बीच में हम बात कर रहे थे आवेश, गिरीश भाई के अलावा कोई और? दीदी आप बताएंगे? वाइट, हाँ, इसका काम, लोभ, मोह, क्रोध, मद, मात्सर्य क्या है? ओके, ठीक बात। अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। तो गिरीश भाई चलिए अब आप ही बता दीजिए, क्योंकि अब नए लोगों से पूछ रहे हैं इनका कुछ मतलब क्या है। तो काम हुआ इंद्रियों से सुखी होने का प्रयास, और उसमें भी ज़्यादातर यौन इंद्रिय से सुखी होने का प्रयास को ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। सेक्स से सुखी होने का प्रयास। लोग वस्तुओं से, फोन से, कपड़े से, चीज़ों से, है ना। और खासकर मेरी ही तरह का, मेरे ही जैसा फोन, काम दूसरा फोन भी कर सकता है, पर मुझे फलाना है ना, वो मोह, वो लोभ हो गया। ऐसा ही घर, ऐसा ही पर्दा, है ना, बिल्कुल कोई ऐसी चीज, उसको क्या कह रहे हैं लोग, वस्तुओं से मोह। किससे? किसी व्यक्ति से। आपको आई लव यू बोल दिया, बस अब आपके बिना अगर आप नहीं तो समुद्र या पंखा या रेलगाड़ी। लोग रोज सुसाइड करते हैं, किस बात पे करते हैं? आपने आई लव यू बोला, हमने नहीं बोला, इसमें भी कर लेते हैं। आपने हमको बोला, हमने नहीं बोला, तो इसको क्या कहेंगे? मोह। वो लव प्यार तो पता नहीं है, मोह है। अब क्रोध, अब अक्षमता, किस बात की अक्षमता? जी हाँ, नियंत्रण तो नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि इन चीजों से मैं सुखी होने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखो क्रोध तभी है, व्यक्ति पे वस्तु पे फेंक देते हैं। आप मोबाइल से काम कर रहे हैं, नहीं चल रहा है, हैंग हो गया, आपने ठीक करने की कोशिश की, ये बटन दबाया, वो बटन दबाया, नहीं तो थोड़ी देर में टीवी को लात मार या उठा के फेंकते हैं, वस्तु क्रोध आया। तो क्रोध आप किसी वस्तु पे या व्यक्ति पे प्रकट करते हैं ना। कोई व्यक्ति जिससे आप सुखी होना चाह रहे हैं वो आपको सुखी नहीं कर पा रहा है, या आप उसके द्वारा नहीं हो पा रहे, तो आपको क्रोध आ जाता है। जी हाँ जी, थोड़ा माइक पे। यदि कोई इंसान खुद को हानि पहुंचाना चाहता है, तो क्या वो खुद को एक वस्तु के रूप में देख रहा है? हाँ, अमूल्यन किया हुआ है। हानि मतलब वही नस काट लेना या दारू से शरीर को, तो उसको पता नहीं है वो कौन है, शरीर ही मान रहा है। शरीर को ही तो हानि पहुंचा सकता है। तो क्रोध हुआ जब इन चीजों से सुखी पाने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलता है ना, तो उनपे अपनी अक्षमता निकलती है
तो उनको नुकसान पहुंचाना जो आप कह रहे हैं, वस्तु को तोड़ना, ये करना, चिल्लाना, आदमी के ऊपर चिल्लाना, अपनी अक्षमता को बताना कि इनसे सुखी तो नहीं हो रहा हूं, पर क्यों नहीं हो रहा हूं, समझ में नहीं आता है ना। मद, गिरीश भाई, मद क्या है? अहंकार थोड़ा अलग है। मद, नशा। गिरीश भाई की मदद में थोड़ा माइक, दीदी माइक पकड़ा दे, जैसे है पीछे। मद मतलब ऑन करो। मत मतलब वैसे तो असत्यता के प्रति मान्यता की पराकाष्ठा। किसके प्रति? असत्यता। कि थोड़ा सा भारी होगा, करते ठीक है। गजानन भाई, गजानन भाई आप बताएंगे? माइक पीछे कर दे, नहीं तो फिर शुल्बा दीदी भी बैठी हुई है, थोड़ा सा जिन लोगों ने अध्ययन किया है उनसे थोड़ा हम सलाह मदद ले लेते हैं। पहले गजानन भाई को दे दो। नहीं, शुल्बा दीदी। मद, किसी चीज को अवमूल्यन करके देखने वाली वस्तु मद। ओके, अवमूल्यन करके देखना। उन्होंने कहा असत्यता की पराकाष्ठा। तो दोनों बात एक ही है, पर व्यवहारिक रूप में मद क्या है? इनसे हम सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं। पहले क्रोध आया, फिर हमको लगता है हम जिद में आते हैं, हट जिद करते हैं कि शायद कम होगा और इकट्ठा करना, मतलब इससे ही सुखी होंगे। तुम मान कैसे नहीं सकते हो? तो मद का मोह वाला रूप होगा कि मैंने आई लव यू बोला, एक व्यवहारिक एग्जाम्पल देते हैं, और आपने मना कर दिया, तो मैं क्या चुप बैठ जाऊं? ज्यादातर लोग क्या करते हैं? बताएं, आप सब थोड़े उस स्थिति से गुजरे तो होंगे, कभी नहीं गुजरे? अनुमान लगाएं, रोज अखबारों में आता है, टीवी में आता है, जबरदस्ती कर, ऐसे नहीं तो ऐसे, लालच देकर, रुतबा दिखाकर, नशा है उसका, रूप का, धन का, बल का, पद का। अरे तुम मुझे मना कैसे कर सकते हो? मैं देखो कौन हूँ, क्या हूँ, किसका बेटा हूँ, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा बंगला, पैसा, तुमने मना कैसे किया? तो जबरदस्ती उसको, वो मद है, हट, जिद पकड़ना है कि किसी व्यक्ति या वस्तु या इससे होना ही है मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अक्षमता होते हुए भी क्रोध के बाद हम मद में आते हैं और करेंगे प्रयास, शायद अभी कम प्रयास किया है ना, हो सकता है ऐसी मना कर दी, मान जाएगी, ठीक है। ये मद की स्थिति है, आवेश क्रोध से बड़ा है। क्रोध क्षणिक आता है, थोड़ी देर के लिए शांत भी हो सकता है। मद है तो लंबा चलता है, पीछे पड़े रहते हैं, करोड़पति बन के मानना है, 2 करोड़ मान के, हेल्थ खराब हो रही नहीं और इकट्ठा करना है ना, मानना ही है। मत्सर्य, कौन बोल रहे? वीणा दीदी, क्या? जैसे दूसरों को अगर वो जीत पूरी नहीं हुई या फिर उसके ऊपर दूसरों को नष्ट करने की जो प्रवृत्ति रहती आपने भी कुछ पढ़ा है? शांति का शिविर किया। हाँ, शिविर किया है ना, तो याद है, बढ़िया, वीणा दीदी को तारीफ है, याद रखना भी बड़ी बात है। दूसरों को जो मेरे सुख के आड़े आ रहे उसको नष्ट करने की, अब अगर उसी उदाहरण को एक्सटेंड करें, आई लव यू बोला, आपने मना कर दिया, क्रोध आया, फिर हमने तरह तरह से फंसाने की कोशिश की, मद हुआ, नहीं माने तो फाइनली तेजाब डाल दिया। ये क्या हुआ? नष्ट करने की कोशिश, मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं, मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं। आजकल ये भी चल रहा है, पहले ऐसे ही चलता था, दोनों तरफ से, नया मॉडल है, बराबर टिट फॉर टैट। तो मात्सर्य का मतलब है दूसरों को नष्ट करने की, खत्म करने की, टुकड़े टुकड़े काट के, छोटे छोटे नन्हे टुकड़े काट के, कैसे? उससे अलग। तो ये स्थितियां हैं, ये आकर्षण वाली है और ये विकर्षण है, आवेश। तो भय, चिंता, पीड़ा, आवेश, प्रश्न तो बने ही रहते हैं,
मैं कौन, कहाँ, क्यों जीना, कैसे जीना, क्या दुनिया का कोई मतलब है क्या, फालतू है क्या, किस लिए बना दिया, किसने बना दिया, क्यों बना दिया, हम जन्म ही क्यों हुआ, हम पैदा ही क्यों हो गए, रहता है ना ये सब सवाल, ऐसा है तो ऐसा ही क्यों है, तो सारे प्रश्न बने रहते हैं, आखिर तक जवाब नहीं मिलता है। हम जैसे हैं या जैसी स्थिति परिस्थिति है उससे विरोध है ना, किसी को किसी की नाक अच्छी नहीं लगती, किसी को किसी के अपने बाल अच्छे नहीं लगते, स्किन अच्छी नहीं लगती, जाति अच्छी नहीं लगती, भाषा अच्छी नहीं लगती, अपने से ही विरोध, दूसरों के भी प्रति विरोध, तो ये विरोध ये सब अगर है, किसमें है मैंने ये नहीं बताया, सब अपने अपने को समझ सकते हैं, तो दुखी। अगर ऐसा व्यक्ति जिसमें भय, चिंता, पीड़ा, आवेश, प्रश्न और विरोध है ना, उसके संबंध कैसे होंगे लोगों से, संबंधों में क्या होगा, है अवसरवादी तो होगा, चिड़चिड़ाहट रहेगा कि कुछ स्नेह रहेगा या कड़वाहट रहेगा, है जी दीदी नाम बताए, वो खुश रहेगा, ऐसा वाला जिसमें खुद भय, चिंता, पीड़ा है, जो डरा हुआ है, दीदी से पूछना पड़ेगा, थोड़ा बताएं क्या कह रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, दुखी रहेगा, देखो दुख तो सारा है, दुख को ही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, ये दुखी रहेगा। और संबंधों में जिसके साथ, जैसे मैं दुखी हूँ तो मेरा आपके साथ संबंध कैसा हो, कड़वाहट होगा कि मधुरता, कड़वाहट, मैं वो शब्द चाह रहा था कि संबंधों में कड़वाहट, चिड़चिड़ाहट, गिला, शिकवा, शिकायत, ये सब जो बोलते हैं ये सब बना रहे, संबंधों में कड़वाहट, लड़ाई झगड़ा, ये सब रहे। ऐसा व्यक्ति जिसके पास जो होता है वो बांटता है, अगर सड़क पे चल रहा है और किनारे पे एक कुत्ता बढ़िया से शांति से सोया हुआ है, क्या करेगा वो, तो सब कर दो, उसको लगता है। ऐसे व्यक्ति को घर में कोई अगर शांति से बैठा है तो उसको सुहाता नहीं, अरे तुम चुप कैसे बैठे, कुछ बोलते क्यों नहीं, या बोल रहे हो तो इतना बोलते ही रहते हो, जब देखो बोलते ही रहते है ना, मतलब वो है खुद से परेशान, लेकिन दूसरों के साथ में उसको ना, दूसरों का चैन से बैठना भी पसंद नहीं हो पाता है। कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है, बच्चे को सोता हुआ देखा तो उसी पे बरस पड़े, जब देखो सोते रहते हो, उठो। हमारे ज़माने में हम ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे, वो तो बच्चा ही पूछता नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में हो गए, तुमको कौन सा ब्रह्म अनुभव हो गया, मतलब उसको कुछ चाहिए, मतलब अपना ये निकालने के लिए, एक्चुअली अंदर भरा है तो बाहर निकलेगा ही ना भाई, कब तक दबा के रखेगा, नहीं तो फट जाएगा। प्रेशर कुकर तो निकलता है जगह जगह, है ना, हर तरह से, है ना, तो वो घर, परिवार, ऑफिस, सब जगह उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, सब जगह फिर भाषण भी देना पड़ता है, कुछ अच्छा क्यों नहीं, तो और नहीं तो सरकार की पॉलिसी पे निकाल देगा, और नहीं तो क्रिकेट मैच देखते हुए सचिन तेंदुलकर पे बरस पड़ेगा, खेलना नहीं आता है, 0 पे आज ही आउट होना था, अभी तो जीतना था, मतलब अपने में जो परेशानी है वो सब जगह निकलती है। अगर संबंधों में कड़वाहट है तो परिवार में उसको अभाव ही दिखता है, कमी कमी कितना भी हो जाए, है ना, उसको कमी दिखती है। अगर पहले तो ये बोलेगा, अरे सूरज निकला है, किसी ने अभी तक चाय नहीं दी, अगर बुजुर्ग पहुंच गए तो हर एक में होता है, पर एक थोड़ा सा चाय मिल गई तो किसी दिन चीनी कम होती है, और किसी दिन चीनी नहीं तो चाय की पत्ती, किसी दिन अदरक कम हो सकती है, किसी दिन कुछ चीज़, मतलब उसको गड़बड़ तो दिखनी है, उसको अभाव बना रहता है, क्योंकि परेशानी यहाँ पर है, तो वो अभाव की स्थिति बनी रहेगी। अब जिस व्यक्ति में खुद में कमी है, अभाव है, तो उसको कैसे पूरा करेगा, उसको पूरा करने की कोशिश करता है, कैसे कोशिश करता है,
तो वो व्यक्ति समाज में जो कुछ भी करेगा, अगर जिसमें ये स्थिति बनी हुई है, कमी बनी हुई है, तो वो समाज में अव्यवस्था में भागीदारी करेगा। क्या करेगा? शोषण और भ्रष्टाचार, दुराचार, ऐसा सब करेगा। क्योंकि अंदर में कमी है ना भाई। क्यों कमी है? क्योंकि स्वयं में पहले भय, चिंता, पीड़ा, संबंधों में कड़वाहट है, परिवार में अभाव देखता है, उसको पूरा करने के लिए अब आवेश बनाई हुआ है, तो इकट्ठा करने का, सुविधा संग्रह का कार्यक्रम, तो शोषण में जाएगा, भ्रष्टाचार करेगा। चिंटू भाई एक बार अमेरिका गए 1960s के आसपास। तो अमेरिका में वहाँ के सीनेटर होता है, जैसे अपने यहाँ एमपीज होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वहाँ पे सीनेटर होते हैं। तो एक सीनेटर ने, पिंटू ने, अपने घर बुलाया, है ना, और कहा कि भाई शाम को आना डिनर पे। तो हमारे यहाँ से 60s में थोड़ी, अभी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, गाड़ियाँ भी नई नई आ गई। आपको पता है उस समय गाड़ी कौन सी होती थी? 2 या 3, वो भी लाइन लग के मिलती थी, एम्बेसडर फीट। अभी तो बच्चों ने देखी भी नहीं होती। देखिए आपने बेटा, क्या नाम आपका है जी? भौरवी। भौरवी। तो एम्बेसडर गाड़ी देखिए, देखिए फिएट है ही नहीं। हमारे समय में वही होती थी शुरू में, तो सब बाद में 20-25 साल में आए, है ना। तो उस समय बड़ी गरीबी थी, सड़कें होती थी, सड़कों के नाम पे गड्ढे ही होते थे। गड्ढे मतलब सड़क का अभाव, गड्ढा मतलब सड़क का अभाव। गड्ढा कोई वास्तविकता थोड़ी है, जहाँ कुछ और चीज होनी चाहिए थी वहाँ नहीं है वो, है ना। तो वो उस समय ऐसा ही होता था। तो चिंटू भाई, बड़े गरीब मुल्क है ना, लोग नारा देते थे कि भाई जय जवान जय किसान, कुछ उगाओ। गेहूं भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता था। क्या उस समय? अभी तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, अभी तो जितना हम खाते हैं उससे ज़्यादा चूहे खाते हैं भाई। हमारे पास गोदामों में भरा पड़ा है, हम उगाते बहुत ज़्यादा है, उतने की जरूरत नहीं है। हमारी बहुत सारी जो पॉलिसी है वो सारी चूहों के लिए है। वो कभी बाद में बात करें, अभी तो पहले चिंटू पिंटू की बात करें। तो उसके घर गया, देखा बड़ा आलीशान बंगला, नदी के किनारे, गार्डन, बड़ी चमकती हुई गाड़ी। तो अपने चिंटू भाई ने पिंटू भाई से पूछा कि ये कैसे यार, इतना कोई यहाँ पे, आप समझ गए इतने बड़े देश हो, लेकिन ऐसा थोड़ी कि इतना आपको मिल जाए। तो उसने कहा कि देखो ये नदी देख रहे हो? तो बिल्कुल देख रहा हूँ। उस पर वो पुल देख रहे हो? तो चिंटू भाई ने कहा बिल्कुल देख रहा हूँ, वो पुल है। तो उस पुल का 50%, कितना? ये घर इतना बढ़िया कैसे? 50% इधर। 5 साल 10 साल बाद अपने पिंटू भाई अमेरिका वाले इंडिया आए। तो चिंटू भाई ने भी बोला कि हमारे भी घर आ। तो चिंटू भाई के घर गए दावत पे। अब वही स्लम से गुजरते हुए टूटी फूटी सड़कों से उनके यहाँ देखे तो बड़ी बढ़िया शानदार कोठी, बढ़िया इंपोर्टेड गाड़ियाँ। उन्होंने बोला इंडिया इज ए वेरी पुअर कंट्री, है ना। चिंटू भाई, ये क्या बात हुई, आपके पास इतना बंगला? अभी तो हमारे कोई ऐसा घर वर भी नहीं दिखाई दिया, सब लोग तो झोंपड़ी ऐसे में रह रहे। बोले नदी देख रहे हो? बोला हाँ बिल्कुल नदी है। उसके ऊपर पुल देख रहे हो? उनका पुल कहाँ है? 100%। शोषण, कभी अमेरिका में कुछ देख लिया, तो ऐसा व्यक्ति ऐसे ही करता है। और ये केवल जोक नहीं है। हमारे मित्रों ने बिहार की बिल्कुल घटना बताई कि एक डीएम एक गांव में गया, गांव वालों ने बोला देखो हमारे यहाँ कोई तालाब नहीं है। तो गई मई आती है, बारिश से पहले
ना पानी वानी एक ही छोटा तालाब है, पूरे गांव के जानवर वहीं जाते हैं पीने वीने, वो सूख जाता है, तो एक और तालाब हो जाए तो कम से कम पानी की वो मरम्मत हो जाए। बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद तालाब बनेगा, उसके बाद वो चला गया, उसके बाद उसका ट्रांसफ़र हो गया दूसरे दिन तालाब, उसके बाद तो दूसरा डीएम आया, वो भी उस गांव गया, गांव वालों ने फिर वही साहब सरकारी अफसर आते हैं हमारे यहाँ तो तालाब, तो ये डीएम को याद है तालाब तो यहाँ इस गांव में था, कागज में फाइल है, तालाब तो यहाँ बना हुआ है। तो उन्होंने वो वापस गया, फाइल देखी कि बोला बिल्कुल, एप्लीकेशन आई और तालाब तो बना हुआ था। अब उसको भी तरकीब सूझी, उसने दूसरी फाइल बनाई कि उस गांव में तालाब बना था, बहुत सारे मच्छर होने लगे, लोगों को मलेरिया होने लगा, इसलिए उस तालाब को क्या कर दिया जाए, ढक दिया जाए। दोनों ने अपना बढ़िया से पैसा बनाया। तो ये सब जब व्यक्ति ऐसा होता है तभी ये सब में भागीदार, ये दुख का स्वरूप है स्वयं से लेकर, और इसका जो रिजल्ट है वो तो हमने बताया, प्रकृति में असंतुलन, फाइनली सभी ऐसा जाएंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे। इसमें कोई सवाल कोई होगा ही नहीं भाई, सब देख सकते हैं ऐसा है ना? क्या टाइम हो गया? इतना जल्दी कैसे? अभी 10 मिनट है, हाँ 10 मिनट, क्योंकि ये पूरा कर लेते हैं है ना, इसको इस कॉलम को पूरा कर देते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अब ये स्वयं में वाई क्या है जिसका ये अभाव है? तो बहुत सिंपल बात है, जो हमारे यहाँ विश्वास भाई बैठे हुए हैं, एक्चुअल में ये विश्वास का अभाव है। क्या है सकीना में? विश्वास का अभाव। सुख का अभाव जैसे दुख है, तो विश्वास का अभाव ही भय, चिंता, पीड़ा, प्रश्न, आवेश है। अगर हमें विश्वास है तो ये गायब हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइट आ जाने से अंधेरा गायब हो। तो वाई बराबर विश्वास। स्वयं में वाई बराबर विश्वास। तो अगर स्वयं में विश्वास हो जाए तो ये सब गायब। तो ये पॉजिटिव चीज है, ये आ सकती है। इसको पाने का तरीका है, जैसे उजाले को लाने का तरीका है, अरे इनको भगाया नहीं जा सकते, अपने आप भाग जाते अगर ये है। अगर जिस व्यक्ति में स्वयं में विश्वास है ना, तो उसके संबंधों में कैसा होगा? संबंधों में मधुरता। यानी कि मूल्यों का निर्वाह। अभी आपको मूल्यों की बात होगी, तो जो स्वयं में विश्वास के साथ होता है वो संबंधों में क्या होता है? गिला शिकवा शिकायत मुक्त संबंध हो जाते हैं, है ना। और संबंधों में क्या हो जाता है? मधुरता आ जाती है, यानी कि फिर मूल्य बहते हैं। बहना लिख देते हैं, मूल्यों का बहना या मूल्यों का निर्वाह। विश्वास, सम्मान, स्नेह, कृतज्ञता, वात्सल्य, ये सब मूल्य बहते हैं संबंधों में। इसी को न्याय कहते हैं, है ना। तो न्यायपूर्वक व्यवहार में जो आप बोल रहे थे कि भाई न्यायपूर्वक जीवन, जो हो ऐसा व्यक्ति परिवार में क्या देखेगा? अभाव का अभाव हो जाता है। भाई अभाव था, इसके आ जाने से अभाव खत्म हो गया, तो अभाव के अभाव को ही समृद्धि कह रहे हैं। तो परिवार में अब यहाँ पे कोई कमी नहीं है, समृद्धि का मतलब है आवश्यकता से अधिक है उसके पास, तो वो समाज में क्या देगा? जिसके पास जो होता है बांटता है, तो समाज में व्यवस्था में भागीदारी करेगा। और इसका रिजल्ट यहाँ प्रकृति में असंतुलन था,
तो यहाँ प्रकृति में संतुलन की तरफ जाए। अब क्या क्वेश्चन बना? विश्वास पाए कैसे? विश्वास पाया कैसे? तालियां हो जाए मैं इसमें। देखो, एक के बाद एक क्वेश्चन ही जुड़ा। तो विश्वास पाया कैसे जाए, ये मुद्दा बनता है। और अब आपको ये भी लगेगा कि क्या विश्वास का और अध्ययन का कोई संबंध है? दूसरा सवाल ये बनेगा कि भाई जब को सुखी होना है और ये अपने में इसको लेके आना है, इसके अभाव की वजह से तो सारा ये लुटिया डूबी हुई है अपनी, सब तरफ परेशानी है, तो इसको लाया कैसे है? और दूसरा सवाल आप पूछ सकते हैं कि क्या इसका और इसका कोई, जो आप कह रहे हैं अध्ययन की आवश्यकता है, कोई संबंध है कि नहीं? तो ये मेरे ख्याल से राहुल भाई फिर लंच के बाद कर लें। कितने बजे पहुंचे भैया? कितना टाइम हो रहा है अभी? 2:15 के करीब मिलते हैं। सभी को नमस्कार।